कोरोना का खतरनाक वेरिएंट। दक्षिण अफ्रीका का गौतेंग प्रांत, नया वुहान। दो साल चीन के वुहान वायरस की दहशत। अब डरा रहा है गौतेंग का ओमाइक्रॉन। चोरी छिपे चुपके से आता है ओमाइक्रॉन। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से 6 गुना खतरनाक। दस गुना तेजी से फैलता है ओमाइक्रॉन। ओमाइक्रॉन से डरना बेहद जरूरी है। नमस्कार, धाकड़ एक्सक्लूसिव में आपका स्वागत है। मैं हूं पद्मजा जोशी। आपको वुहान तो अभी भी याद होगा। वुहान चीन का वो प्रांत है जिसके बारे में कहा जाता है कि कोरोना वायरस यहीं से निकला और पूरी दुनिया को अपने चंगुल में ले लिया। वैसे ही एक तस्वीर एक बार फिर से सामने आ रही है, लेकिन अब की बार वुहान नहीं बल्कि ये डराने वाली तस्वीर दक्षिण अफ्रीका के गाउतेंग से आ रही है, जहां से पूरी दुनिया को अपने चपेट में लेने के लिए तैयार है कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन, जो बेहद खतरनाक बताया जा रहा है और इससे डरना जरूरी है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें दक्षिण अफ्रीका के नए वुहान बन चुकी गौतेंग की, जहां कोरोना का सबसे नया और घातक वेरिएंट ओमाइक्रॉन कहर बनकर टूटा है। दक्षिण अफ्रीका के प्रांत गौतेंग में हर तरफ एम्बुलेंस का शोर सुनाई दे रहा है। आईसीयू बेड एक बार फिर मरीजों से भर गए हैं। वैक्सीनेशन की स्पीड और तेज हो गई है। सार्वजनिक जगहों पर हर जगह हो रहा है सैनिटाइजेशन। एयरपोर्ट पर ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ छुट्टियां मनाने की नहीं, दक्षिण अफ्रीका से सही सलामत अपने घर वापस लौट जाने के लिए। चाहकर भी लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। ओमाइक्रॉन वेरिएंट के सामने आने के बाद दक्षिण अफ्रीका पूरी दुनिया को डरा रहा है और सबसे ज्यादा खौफ तो दक्षिण अफ्रीका का वुहान बन चुके गौतेंग प्रांत से लग रहा है, जो ओमाइक्रॉन का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन तो इस प्रांत के लोगों पर कहर बनकर टूटा है, लेकिन कोरोना की इस महामारी ने गौतेंग के लोगों को पूरी तरह से पहले ही तोड़कर रख दिया। अप्रैल 2020 से अब तक गौतेंग में खुदकुशी के मामले 90% बढ़ गए। 2019 अप्रैल से लेकर 2020 मार्च तक गौतेंग में जहां खुदकुशी के 659 मामले सामने आए थे, तो वहीं अप्रैल 2020 से 1325 केस सामने आए। सबसे ज्यादा 325 केस 30 से 39 साल की उम्र के लोगों के बीच हैं। गौतेंग में लगभग 20,000 लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। अब कोरोना का यही हॉटस्पॉट दुनिया को एक बार फिर डरा रहा है। गौतेंग की तस्वीरें लोगों के मन में दहशत पैदा कर रही हैं।
ओमिक्रॉन वेरिएंट में इम्यून एस्केप करने की एबिलिटी वाले काफी रेयर कॉम्बिनेशन म्यूटेशन देखने को मिले हैं। ऐसे में इसके ज्यादा इन्फेक्टिव और ट्रांसमिसिबल होने के और री इंफेक्शन फैलाने के चांसेस हो सकते हैं। बात करें इस वेरिएंट में रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन की, यानी वायरस का वो हिस्सा जो संक्रमण के वक्त ह्यूमन सेल्स में सबसे पहले बाइंड करता है, तो इस वेरिएंट के उस रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में करीब 10 से ज्यादा म्यूटेशन का क्लस्टर देखा गया है। वहीं अभी तक के सबसे डेंजरस डेल्टा वेरिएंट में इस डोमेन पर मात्र 2 म्यूटेशंस थे। गौतेंग की आबादी 1.25 करोड़ है। ये काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इसे लैंड ऑफ गोल्ड के नाम से जाना जाता है। गोल्ड माइंस और बिजनेस के सिलसिले में विदेशी लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, जो नवंबर के महीने में भी जारी था। ओमाइक्रॉन का हॉटस्पॉट तो सामने आ गया, लेकिन अब काफी देर हो गई है। कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन गौतेंग से शुरू होकर दुनिया के कई देशों में पहुंच गया है। फिलहाल भारत में इसका कोई नया वेरिएंट सामने नहीं आया है, लेकिन डर और दहशत तो हिंदुस्तान के लोगों में भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब आपको बताते हैं कि कैसे पिछले कुछ दिनों में ये ओमाइक्रॉन का वायरस लगातार फैला है। सिर्फ 2 हफ्ते की अगर हम बात करें कि 2 हफ्ते में पॉजिटिविटी रेट कैसे बढ़ी है, 1% से सीधा कूद करके ये 30% तक पॉजिटिविटी रेट पहुंच गई। उसके बाद जो केसेस थे, 90% केस अब दक्षिण अफ्रीका में ओमाइक्रॉन वेरिएंट के ही हैं। साथ ही साथ आपको यह बता दें कि ओमाइक्रॉन वेरिएंट के 10 में से 9 केस, यानी कि अगर अभी दक्षिण अफ्रीका में 10 कुल मिलाकर के केस अस्पताल में आ रहे हैं, तो उनमें से 9 सिर्फ और सिर्फ ओमाइक्रॉन के ही हैं। 2 हफ्ते में 135 से चढ़ करके 418 मरीज अस्पताल में भर्ती हुए ओमाइक्रॉन से संक्रमित। अस्पतालों में 747 मरीज इस वक्त दक्षिण अफ्रीका के गौतेंग में अभी भर्ती हैं। 57 मरीज आईसीयू में और 23 इनमें से वेंटिलेटर पे हैं। यह बेहद जरूरी जानकारी है, इसलिए क्योंकि वैज्ञानिक अभी भी ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये कितना भीषण वेरिएंट है, इससे जान को कितना खतरा हो सकता है। पर 57 ऐसे मरीज जो गौतांग में हैं, वो इस वक्त आईसीयू में पहुंच चुके हैं और 30 के आसपास अभी वेंटिलेटर पे है। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसी आशंका जता रहे थे कि ये हल्के में ही निकल जाएगा, तीसरा वेव जो आएगी भी अगर ये ओमाइक्रॉन से आती है तो ये हल्के में ही निकल जाएगी। अभी हम ये नहीं कह सकते और यूनिवर्सिटी कॉलेज गौतेंग में बंद कर दिए गए हैं। एग्जाम भी जो उस वक्त होने वाले थे स्कूल और कॉलेजों में, उनको टाल दिया गया है। रोजाना लगभग 2500 से भी ज्यादा मामले अभी रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो कितनी तेजी से फैला है। आपको याद होगा मई का महीना इस साल, जब अचानक से ही ऐसे केसेस बढ़े थे भारत के अंदर डेल्टा वेरिएंट के चलते कि लोगों को समझ में ही नहीं आया। ऑक्सीजन की कमी हुई, कुछ एक महीने के लिए बेड्स की भी कमी हुई। इसीलिए इस वक्त सतर्क रहना बेहद जरूरी है और इसीलिए पूरी दुनिया ओमाइक्रॉन की इस वक्त दहशत में है। दहशत ऐसी है कि दुनिया की महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओमाइक्रॉन के संक्रमण पर अब चिंता जताई है। जापान ने पूरी दुनिया के लिए अपने देश में यात्रा के लिए पाबंदी लगा दी है। ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ी पाबंदियां लगाई हैं। अब भारत में यह विचार किया जा रहा है कि कितनी सावधानी, कितनी सतर्कता और कितने अभी तक बैन्स या रोक किसी चीज पर लगाई जानी चाहिए। सड़कों पर लाखों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग छोड़िए, यहां तो पैर रखने की भी जगह नहीं। लाखों में किसी एक ने भी मास्क नहीं लगाया था। दूर दूर तक जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको लोग ही लोग नजर आएंगे, वो भी कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए। और ऐसे में कोरोना को रोका जाए तो कैसे? ये तस्वीरें जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर की हैं। आपको बता दें कि यहाँ कोई रॉक कंसर्ट आयोजित नहीं हो रहा। आपको बता दें कि यहाँ कोई स्पोर्टिंग इवेंट भी नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ किसी नेता का भाषण भी नहीं है। पर आप सोच रहे होंगे कि फिर क्यों मेलबर्न में एक साथ इतने लोग संसद भवन के बाहर इकट्ठा हैं। तो हम आपको बता दें
कि मेलबर्न के ये लोग कोविड के बढ़ते केस की वजह से लगाई गई पाबंदियों का विरोध कर रहे हैं। साथ ही ये वैक्सीन के नियमों के खिलाफ भी सड़कों पर इकट्ठा हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ने जहां एक ओर पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है, तो वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में ये लोग कोविड की नियमों की धज्जियां बड़े ही शान से उड़ा रहे हैं। तो वहीं कई देशों ने ओमाइक्रॉन के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अभी से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। The very day the World Health Organization identified the new variant, I took immediate steps to restrict travel from countries in southern Africa. But while we have that travel restrictions can slow the speed of Omicron, it cannot prevent it. But here's what it does. It gives us time. It gives us time to take more actions, to move quicker, to make sure people understand you have to get your vaccine. You have to get the shot. You have to get the booster if you're. अब आपको नीदरलैंड के एक होटल की तस्वीर दिखाते हैं। है तो ये 7 स्टार होटल, लेकिन इस होटल में और इसके आसपास पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। उसकी वजह है दक्षिण अफ्रीका से आए 61 यात्री जिन्हें यहां आइसोलेट किया गया है। स्पेन में भी ओमाइक्रॉन की एंट्री हो गई है। स्पेन में ओमाइक्रॉन वेरिएंट के एक मरीज की पुष्टि हुई है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हिंदुस्तान ने कोरोना की दूसरी लहर इसी साल देखी थी, जो लोगों का काल बन गई थी। कई देश तीसरी लहर से भी जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर तय समय रहते हुए ओमाइक्रॉन से निपटने के लिए पुख्ता कदम नहीं उठाए गए, तो फिर ये ओमाइक्रॉन वेरिएंट डेल्टा से भी भयावह तबाही लेकर आएगा, जिसे कंट्रोल कर पाना डेल्टा से कई गुना ज्यादा मुश्किल होगा। तो पूरी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने ओमाइक्रॉन के चलते अब लोगों के आने जाने पे पाबंदियां लगाई हैं, यानी कि एंट्री बैन। कौन से हैं वो देश और क्या वहां पे पाबंदियां लगाई गई हैं, और क्या भारत भी जल्द ऐसे कदम या तो उठा सकता है या उसको ऐसे कदम उठाने चाहिए। पहले आपको ये समझा देते हैं कि कौन से हैं वो देश और क्या पाबंदियां उन्होंने वहां पर लगाई हैं ओमाइक्रॉन के डर के चलते। जापान की जहां तक बात करें तो उन्होंने विदेश से आने वाले सारे यात्रियों की एंट्री पर बैन लगा दिया, यानी कि कोई ना बाहर से आ सकता है और बाहर जाने पर भी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में दक्षिण अफ्रीका समेत 8 ऐसे अफ्रीकी देश हैं जिनके नागरिकों को आने पे पाबंदी लगाई गई है अमेरिका के अंदर। साथ ही साथ सऊदी अरब में दक्षिण अफ्रीका समेत 7 ऐसे और देश हैं जिनके ऊपर ट्रैवल बैन लगाया गया है। श्रीलंका में अफ्रीका के 6 देश ऐसे पहचान की गई है उनकी, जिनके आने वालों के लिए अब हार्ड क्वारंटीन, यानी कि आपको याद होगा कि जब ऐसे ट्रैवल बैन उठा भी था तो कई ऐसे देश थे जिन्होंने कहा था कि आप हमारी धरती पर जब आएंगे तो 14 दिन या फिर 1 महीने का आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा, हार्ड क्वारंटीन। तो वो श्रीलंका में 7 ऐसे देश हैं अफ्रीका के जिनके ऊपर ऐसा हार्ड क्वारंटीन का नियम लागू किया जाएगा। ब्रिटेन में पिछले 10 दिन अफ्रीका के 6 देशों में रहे लोगों की एंट्री बैन है, यानी कि अगर आप पिछले 10 दिनों में या तो अफ्रीका में रह रहे थे या अफ्रीका से गुजर रहे थे तो आप ब्रिटेन के अंदर अब नहीं आ सकते हैं। जर्मनी, स्कॉटलैंड में भी ब्रिटेन की तरह ही नियम बनाया गया है। अगर पिछले 2 हफ्तों में आप कभी या तो अफ्रीका गए हैं या अफ्रीका में से निकले हैं तो आप इन देशों के अंदर भर्ती नहीं पा सकते, आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर भी जुड़ गए हैं, उनके पास हम जाएंगे ये पूछने के लिए कि क्या ऐसी पाबंदियां भारत को भी लगानी चाहिए, क्या आने वाले दिनों में ऐसा माहौल भारत के अंदर भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में बहरहाल न्यूजीलैंड, सिंगापुर के लोगों को छोड़कर सभी की एंट्री बैन है, यानी कि सिर्फ न्यूजीलैंड और सिंगापुर से ही अगर लोग आ रहे हैं तो उनको ऑस्ट्रेलिया के अंदर आने दिया जाएगा, उनके अलावा कोई भी लोग अंदर नहीं आ सकते हैं। डॉक्टर नवनीत विग हैं, चेयरमैन है कोविड टास्क फोर्स के। डॉक्टर विग, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी, पूरी दुनिया अब इस तरीके का ट्रैवल बैन लगा रही है। आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि इस साल जनवरी-फरवरी में हमने ट्रैवल बैन लगाने में देरी कर दी, अभी जल्दी कीजिए, ओमाइक्रॉन के आने से पहले ही बैन लगा दीजिए। आपके इस पे क्या विचार है, ऐसा होना चाहिए? देखिए, हमें पूरा इसको समझना पड़ेगा कि फर्स्ट वेव कैसे आई, सेकेंड वेव कैसे आई, थर्ड वेव कैसे आने से रुका जाएगा,
तो ये जो हमने फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में सीखा, अब थर्ड वेव ना आए, और पूरे पूरे वर्ल्ड को ये सोचना पड़ेगा। मतलब ये एक ग्लोबल वॉर है, और ग्लोबल वॉर को हमें ग्लोबली ही लड़ना पड़ेगा, और हर कंट्री को इसको अकेले और सबको मिलके लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। मतलब इशू ये है कि क्या यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हो गई? क्या हर कंट्री में हर इंसान को फर्स्ट डोज लग गई? कुछ कंट्रीज में तो फर्स्ट डोज भी नहीं लगी। अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में 28% अभी सिर्फ वैक्सीनेशन है। उनके पास पहले एस्ट्राजेनेका वैक्सीन आई तो वो कुछ उन्होंने उसको वापस कर दिया, फिर फाइजर की वेट की। इसी तरह बोत्सवाना में देखें तो 20% वैक्सीनेशन है। तो क्या फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन की सब जगह लग गई? और जो वन यूनिवर्स में अगर यूनिवर्सल वैक्सीनेशन अगर हो जाए तो नए नए वेरिएंट नहीं आएंगे, कम आएंगे, और वेरिएंट्स का प्रभाव भी कम होगा। तो हमें इस तरीके से सोचना चाहिए, जो कोविड कवच है सारे वर्ल्ड को अपने चारों तरफ प्रोटेक्शन, लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन कैसे लगानी पड़ेंगी, इस मुद्दे पे काम करने की जरूरत है। पैनिक रिएक्शन, नी जर्क रिएक्शन, और हमें ये सोच समझ के, अभी ये नया वायरस है, अभी इसके बारे में ये कितनी सीवियरिटी करेगा। भी काफी लोग जो साउथ अफ्रीका में एडमिट हुए हैं वो अनवैक्सीनेटेड हैं। तो आप कह रहे हैं कि इस वक्त कोई नी जर्क रिएक्शन, यानी कि अचानक कोई फैसला लेना जरूरी नहीं है। आप संभल के फूक करके हमें कदम रखना पड़ेगा। कीप आई ऑन द बॉल। ओके, फूक के कदम रखना पड़ेगा। पर क्योंकि आपने वैक्सीन की बात की, एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या फिर बूस्टर डोज लग जानी चाहिए? क्योंकि जिन लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी फरवरी के महीने में या फिर मार्च अप्रैल के महीने में, और वो सब फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या फिर 60 से ऊपर के लोग हैं, उनका तो वैक्सीन का जो असर है वो खत्म होने ही वाला होगा। और अब ये नया वायरस आ गया, तो कम से कम ये 2-3 जो श्रेणी के लोग हैं इनको बूस्टर लग जाना चाहिए। तो मैं फिर बोल रहा हूं कि हमें बड़े सोच समझ के फूक करके कदम रखने पड़ेंगे। एक जगह वर्ल्ड में तो आप लोगों को वैक्सीन नहीं दे रहे, सडनली हमने साउथ अफ्रीका को कह दिया। उन्होंने तो इतनी अच्छी रिसर्च करके बताया कि एक वेरिएंट है जो थोड़ा ज्यादा इन्फेक्टिविटी करेगा, लेकिन वो अभी बीमारी कितनी करेगा ये हमें मालूम नहीं है। मतलब इट इज नॉट क्लियर। तो हमें फूक के कदम रखने चाहिए। बूस्टर की जरूरत हमने देखा यूके में है, यूएसए में उन्होंने देना शुरू किया, इजराइल में दिया, लेकिन वो अब यूके में उन्होंने क्या किया कि पहले वो 6 महीने के बाद आप बूस्टर दे रहे थे, अब उन्होंने 3 महीने के बाद, 40 साल की उम्र से 3 महीने के बाद बूस्टर देने शुरू कर दिए। जी। अमेरिका में उन्होंने क्या किया कि अब 18 साल से ज्यादा की उम्र को, यूके में 40 साल, अमेरिका में 18 साल से ज्यादा उम्र के 6 महीने के बाद सबको बूस्टर दे दिए। तो लेकिन हमारी इंडिया की स्थिति क्या है? हमारी इंडिया की स्थिति ये है, इस टाइम हमारा सीरो पॉजिटिविटी रेट 90% है। तो हमें छोटा छोटा स्टडीज करके ये देखना पड़ेगा कि 60 साल की उम्र से ज्यादा, 70 साल की उम्र से ज्यादा, और उसके बाद जो इम्यूनोसप्रेस पेशेंट हैं, जो कैंसर पेशेंट्स हैं, जो किडनी के डिजीज हैं, इन पेशेंट्स में हमें पहले प्रायोरिटाइज करके, अगर उनमें एंटीबॉडी लेवल्स कम है उस हिसाब से हमें। पर एक डॉक्टर रिसर्च करके एक डॉक्टर की सलाह क्या होगी? एक डॉक्टर की सलाह क्या होगी? क्योंकि जितना हमने पढ़ा है, हम तो सिर्फ अखबारों में ही पढ़ सकते हैं या फिर जो भी हमें इंटरनेट पर मिलता है या जो कोई इंटरव्यूज में बताते हैं, और उसमें ज्यादातर मैंने ये देखा है कि यही डॉक्टर बोल रहे हैं कि जिन लोगों को जनवरी फरवरी में वैक्सीन लगी थी, अब उनको बूस्टर का टाइम आ गया है। अब ये मैं फिर बोल रहा हूं कि टेस्ट मैच जो होता है, क्रिकेट में जो मैच होता है, टेस्ट मैच में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? कीप आई ऑन द बॉल। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट पे नजर रखिए, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाइए। जैसे ही नंबर बढ़े, माइक्रो कंटेनमेंट जोन वहां बन जाएं, और उसमें जल्दी नहीं होने, उसमें कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। और कीप आई ऑन द बॉल। अभी हमारे नंबर्स कम हैं, हम नंबर्स कंट्रोल में हैं, सीरो पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन ये इम्यूनिटी कम होती है, ये हमने ग्लोबली देखा है। लेकिन हमें पहले सेकेंड डोज सबको लगा दी हमने। क्या हमने घर घर जाके जो दस्तक प्रोग्राम है, क्या हमने उसको सफल बनाया? क्या हमने कोशिश की कि हर किसी को सेकंड डोज लग जाए? कुछ लोगों ने फर्स्ट डोज भी नहीं लिया। ये वैक्सीन आपको 2 ही कवच हैं आपके, सबसे बड़े कवच 2 हैं। एक तो मास्क लगाना है, और दूसरा 2 डोज ऑफ वैक्सीन 2-3 हफ्ते हो जाएं, तब आप ज्यादा बचते हो, चाहे कोई भी वेरिएंट आए। ये वैक्सीन हर वेरिएंट से आपको बचाएगी। आपको बीमारी सीवियर
सीवियर बीमारी से बचाएगी, आपको अस्पताल में भर्ती होने से बचाएगी। थोड़ी सी इन्फेक्शन लोकलाइज्ड हो जाए उसके बारे में हम नहीं कह सकते, वो हो सकती है, लेकिन वैक्सीन्स आपको सीवियर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने से बचाएंगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हमें वैक्सीन्स को भी इंप्रूव करने की जरूरत है। जी, वैक्सीनेशन की जो दर है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। अभी जो मैं देख रही हूं कोविन डैशबोर्ड पर करीब 124 करोड़ से ज्यादा हम कुल वैक्सीन लगा चुके हैं। अगर आपके घर में कोई भी है जिसको दूसरी डोज लगनी है, कृपा करके जाएं, वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि यही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। ऐसी डिबेट, ऐसी जानकारी तो हमको लगातार टीवी पर देते रहेंगे, पर जान वैक्सीन से ही बचेगी और मां से बचेगी। डॉक्टर विक मेरे साथ एक मिनट के लिए बने रहिए, क्योंकि क्या क्या तैयारी है हमारे देश में, जो अलग अलग राज्य हैं वो क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं, क्या उन्होंने सुरक्षा के नियम बताए हैं ओमाइक्रॉन के चलते। अब आपको एक नजर उस पर भी डलवा देते हैं। सरकार ने एक रिव्यू मीटिंग की, प्रधानमंत्री ने रिव्यू मीटिंग की कुछ दिन पहले। उसके बाद क्या क्या जानकारी दी गई आपको बताती हूं। राज्य कंटेनमेंट जोन तैयार करें। उन्हें कहा गया है कि अगर कुछ भी ऐसे इलाके हैं जहां आपको लगे कि अचानक नंबर बढ़ने लगे हैं, वहां पर कंटेनमेंट जोन फौरन बनाए जाए, उसका इंतजार ना करें। राज्यों में हर स्तर पर निगरानी बढ़ाई जाए। अगर एयरपोर्ट से कोई भी आ जा रहा है, ढिलाई बिल्कुल मत करें, कोताही ना करें। एक एक आने वाले आदमी को जांच किया जाए, उस पर टेस्ट किया जाए, देखा जाए कि कहीं उसको संक्रमण तो नहीं है। हॉटस्पॉट की पहचान जल्द से जल्द हो, तभी कंटेनमेंट जोन बनेंगे। जाहिर सी बात है, अगर वो हॉटस्पॉट हुए तो उनको कंटेन किया जाए और वैक्सीनेशन को तेजी से बढ़ाएं, जैसे कि डॉक्टर विक भी हमें बता रहे थे। कई ऐसे इलाके हैं जो केंद्र सरकार में हमारे जो मंत्री हैं उनसे बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि ऐसे भी कुछ जिले उनकी पहचान की गई है जहां पर वैक्सीनेशन की दर बेहद कम है। वहां पे मुख्यमंत्रियों को, जो पूरा अमला है वहां पर, उनको बताया गया है कि आप इन डिस्ट्रिक्ट्स में घर घर जा करके लोगों को वैक्सीन लगाएं। तो अलग अलग जो राज्य हैं वो क्या तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली की आज बात करते हैं। आज उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि 30,000 ऑक्सीजन बेड उन्होंने अभी से ही तैयार कर दिए गए हैं, उन्होंने तैयार कर दिए हैं। 10,000 आईसीयू बेड है, ऐसा कहना है सरकार का। उसके अलावा 63,000 ऑक्सीजन बेड जल्द तैयार कर दिए जाएंगे। अभी कुछ हैं उनके पास, 63,000 और बना दिए जाएंगे और 442 मीट्रिक टन ऑक्सीजन स्टोर कर सकते हैं। इतनी कैपेसिटी उन्होंने बना ली है। पिछली बार ऑक्सीजन की भारी किल्लत हुई थी दिल्ली में, काफी लोगों को तकलीफें भी हुई थी और 97% लोगों को पहली डोज अभी लगा दी गई है। तो जो वैक्सीनेशन की दर है उसकी भी उन्होंने बात की है। क्या कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, आपको सुनवा देते हैं। उससे निपटने के लिए हमने 442 मीट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटी, एक्स्ट्रा स्टोरेज कैपेसिटी बना ली है। स्टोरेज टैंक अब हमारे 442 मीट्रिक टन के स्टोरेज टैंक तैयार हैं, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं थी दिल्ली की कैपेसिटी। दिल्ली में पहले ऑक्सीजन बनाने की बिल्कुल कैपेसिटी नहीं थी, ज़ीरो कैपेसिटी थी हमारी। अब हमने पीएसए प्लांट्स, ऑक्सीजन बनाने के प्लांट्स बनाए हैं। 121 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अब दिल्ली में बननी चालू हो गई है। डॉक्टर विक, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार ओमाइक्रॉन की क्या हालत है, देश में क्या तैयारी है, हम टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर आपको लगातार बताते रहेंगे। आप भी सचेत रहिए। बहरहाल आज की जो बड़ी राजनीतिक कहानी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है, नेता विपक्ष है, उन्होंने राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि जो 12 सांसद जिनको कल निलंबित किया गया था, ये निलंबन गलत है, इस फैसले को वापस लिया जाना चाहिए। क्या और कुछ कहा है उन्होंने चिट्ठी में, सीधा चलते हैं टाइम्स ऑफ भारत की संवाददाता रंजीता के पास। जी रंजीता। जी रंजीता, आपको आवाज आ रही है? क्या कुछ कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी चिट्ठी में? पद्मिनी, देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन 12 निलंबित सांसदों की तरफ से ये पत्र लिखा है। 2 पन्नों के इस पत्र में उन्होंने तमाम उन बातों का जिक्र किया है जिसमें वो उन 12 सांसदों का डिफेंड कर सकते हैं। 12 सांसदों की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये लिखा है कि किस तरह से रूल बुक के हिसाब से ये जो कार्रवाई की गई है वो गलत है। ये जो मामला है ये मॉनसून सत्र का है और इसको शीतकालीन सत्र तक लाना ये संविधान में और जो रूल बुक है उसके हिसाब से गलत है। ये उनकी तरफ से दलील दी गई है और उन्होंने साफ तौर पर ये
कहा है कि ये जो 12 सांसदों का निलंबन हुआ है ये उस दौरान हुआ था जब मॉनसून सत्र में किसान कानून, जो कृषि कानून सरकार की तरफ से लाया गया था, उसका विरोध ये सांसद कर रहे थे। उसमें से 3 सांसदों का जिक्र किया गया है जो उस समय नेमिंग में नहीं थे, यानी वो मौजूद नहीं थे संसद में। तो ऐसे में उन सांसदों पर कार्रवाई होना पूरी तरह से गलत है, असंवैधानिक है, इसका दलील दिया गया है। इसके साथ ही पद्मजा देखिए, कल कहा गया है सभी सांसदों को उपस्थित रहने के लिए, राज्यसभा के जो सभी सांसद हैं उनको उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि अलग अलग विपक्षी पार्टियां अपनी तरफ से ये अपने सांसदों को उन्होंने निर्देश दिया है कि कल वो गांधी स्टैचू के पास आए और 10 बजे एक कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट के तौर पे इन तमाम चीजों का जिक्र करें वो, और बताएं कि किस तरह से उनका निलंबन जो है वो असंवैधानिक है और इस निलंबन को वापस लिया जाए। सभापति को ये पत्र जो है वो एड्रेस किया गया है। तो कल से लगातार जो एक तरीके का प्रोटेस्ट है, गांधी स्टैचू है, संसद के जो बिल्डिंग है उसके जस्ट बाहर है, वहां पर कई बार प्रदर्शन करते हैं जो विपक्ष के सांसद हैं। कल से भी वहां पर लगातार प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। रंजीता, मेरे साथ आप रहिए, क्योंकि एक बार वो चिट्ठी भी दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, और इसमें कुछ बहुत दिलचस्प बातें कही गई हैं, खास तौर पर जो पूरा तरीका था निलंबन करने का, उसके बारे में कुछ बातें कही गई हैं यहां पर। अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे, अगर आप थोड़ा नीचे लेकर के जाएंगे तो पूरे प्रोसीजर के बारे में कुछ बताया गया है। नहीं, अगर आप वापस ऊपर जाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, हम दोबारा वापस इसके ऊपर जाएंगे। मैं पॉइंट नंबर 3 यहां पर पढ़ना चाहती हूं, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि आई विश टू पॉइंट आउट अनोमलीज इन द मोशन ब्रॉट बाय द मिनिस्टर फॉर द सस्पेंशन विच इज इन वायलेशन ऑफ रूल 256, यानी कि रूल 256 जो है। रंजीता के पास वापस जाते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि जैसे कि रंजीता समझा रही थी, इसका मायना यह है कि अगर मॉनसून सत्र में कुछ एक्शन लिया गया था तो शीत सत्र में उसकी सजा क्यों मिल रही है? ये रूल्स के खिलाफ है, कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। और एक और बहुत बहुत दिलचस्प बात उन्होंने अपनी चिट्ठी में कही है, सस्पेंशन इज एन अनप्रेसिडेंटेड एक्सेसिव एक्शन फॉर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स। तो एक तरीके से मान रहे हैं कि जो हुआ मॉनसून सत्र में गलत था, अनफॉर्चुनेट था, पर जो कार्रवाई की गई है वो एक्सेसिव है, यानी कि जरूरत से ज्यादा की गई है। तो फिर माफी क्यों नहीं मांग लेते? अगर अनफॉर्चुनेट था ही रंजीता, तो माफी मांग ले। पद्मजा देखिए, इस बाबत कई सांसदों ने आज टाइम्स नाउ से बातचीत की है। जो राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता हैं आनंद शर्मा, उन्होंने साफ तौर पर ये टाइम्स नाउ के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार जो सांसदों ने किया उसमें कई ऐसी चीजें थी जो संविधान के हिसाब से और संसद की गरिमा के हिसाब से गलत थी, लेकिन उसकी कार्रवाई और उसको लेकर जो फैसला लेना था वो मॉनसून सत्र में लेना चाहिए था। ये हवाला लगातार कहा जा रहा है और मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र में भी इस बात को मेंशन किया गया है। वो रूल बुक का हवाला दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 256(1) के हिसाब से अगर उनको सजा देनी थी तो उस सत्र में देनी चाहिए थी और वो सत्र खत्म हो चुका है। ऐसे में उस सत्र की सजा के तौर पर जो 12 सांसदों का निलंबन किया गया है वो गैर संवैधानिक है और उसको रिवोक किया जाए। जिसकी और रंजीता, इसमें आपको रोकूंगी क्योंकि दो मुद्दे और यहाँ पर उठाए गए हैं। एक कि सजा अब क्यों दी जा रही है, दूसरा कि उनको ऐसा मौका नहीं दिया गया कि वो अपना पक्ष भी रख पाए, तीसरा उन्होंने कहा कि आप ये कैसे बोल सकते हैं कि ये मेजॉरिटी से कि पूरा हाउस इस मोशन को मानता है कि इनका निलंबन किया जाए सिर्फ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे इन्होंने इस मोशन के फेवर में वोट किया था। तो ये मत कहिए कि पूरे हाउस ने इनके निलंबन पर अपनी मोहर लगाई है, सिर्फ मेजॉरिटी से पास हुआ है। तो ये सब चीजें, ये सब मुद्दे उठाए गए हैं और अब कल से लगातार धरना जारी होगा, ऐसा कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। उन्होंने चिट्ठी लिखी है जो रंजीता इस वक्त ब्रेक कर रही हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव पे। हमसे जुड़ने के लिए रंजीता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या होता है सदन के अंदर और बाहर, उस पर नजर वो लगातार बनाए रखेंगे। इस वक्त की 10 बड़ी खबरें। बारह निलंबित सांसदों की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने वेंकैया नायडू को लिखी चिट्ठी, कहा सांसदों का निलंबन गलत, फैसला वापस लिया जाए। सरकार ने कहा सांसद बड़प्पन दिखाएं और माफी मांगे, संसद में 10 अगस्त जैसी घटना इतिहास में पहली बार हुई, विपक्ष अड़ा, माफी क्यों?
वेंकैया नायडू ने भी खारिज की निलंबन वापस लेने की मांग। कहा सदन का फैसला आखिरी फैसला। अधीर रंजन चौधरी का बयान, सरकार राजा नहीं कि हम माफी मांगते रहे। एमएसपी पर सरकार ने किसानों से बातचीत की शुरू। कुछ किसान नेताओं को किया फोन। सरकार ने 5 नेताओं के नाम मांगे। पटरी पर आई देश की इकोनॉमी। पिछले साल के मुकाबले इस साल दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 8.4% हुई। 8 कोर सेक्टर के विकास दर में भी इजाफा। कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने में यूपी अव्वल। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा लोग फुली वैक्सीनेट। सीएम योगी ने पीएम का जताया आभार। In association with Germ Off Surface Cleaner, Germs Off Fragrance On. क्या मस्त, चटपटा और जायकेदार है राजेश मसाला। एक बार ट्राई तो कीजिए। आप धाकड़ एक्सक्लूसिव में उत्तराखंड के मंदिरों की बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी नियंत्रण से उत्तराखंड के मंदिरों को आखिरकार आज मुक्त कर ही दिया। पुष्कर सिंह धामी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के 4 धाम देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का भी ऐलान किया। आपको याद होगा कि पिछले कई महीनों से 2 साल हो गए कि जब ये कानून लाया गया था और तभी से लगातार जितने भी धाम हैं, जितने भी मंदिर हैं उत्तराखंड में, उनके पुजारी लगातार सरकार के खिलाफ, इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन करते आ रहे हैं। और उनका सिर्फ एक ही सवाल था कि क्यों मंदिर सरकार के कब्जे में हो। पहले आज क्या कहा मुख्यमंत्री ने, सुनिए। हमने सभी से बात करी है, सभी के सुझाव आए हैं, सभी के विचार आए हैं। और इसके साथ साथ मनोहर कांत ध्यानी जी ने जो हमने उनके स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट हमको दे दी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो सभी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। तो क्या है ये पूरा मुद्दा और क्यों जो पुरोहित हैं, आचार्य हैं, पंडित हैं अलग अलग मंदिरों के उत्तराखंड में, वो क्यों सरकार के खिलाफ और इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे? आइए आपको पूरा मसला समझाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के साथ साथ देश भर के करीब ऐसे 11 लाख मंदिरों में से 4 लाख मंदिर राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं, जबकि मंदिरों के ट्रस्टी, पुरोहित, पुजारी इसका विरोध करते रहे हैं। उनका कहना है कि मंदिरों का कंट्रोल मंदिर से जुड़ी लोगों के पास ही होना चाहिए, यानी कि जिन लोगों को आस्था है उनके पास ही मंदिर का कंट्रोल होना चाहिए। सरकार का मंदिरों में क्या काम, इस बारे में संविधान में क्या क्या प्रावधान है आपको बताते हैं। संविधान का अनुच्छेद 26 है जो कि कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण का अधिकार है, यानी कि जो धर्म से जुड़े कार्यों के लिए जो प्रबंधन कैसे होगा, हक हर नागरिक के पास है। अनुच्छेद 26 में सभी धर्मों के नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है। धार्मिक कार्य के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण का अधिकार, अपने धर्म से संबंधित कार्यों के प्रबंधन का अधिकार, संपत्तियों के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। यानी कि अगर मंदिर के हुंडी में या मंदिर में कलश में, दान पात्र में कुछ भी चढ़ावा आता है तो वो किधर जाना चाहिए? क्या वो सरकारी संपत्ति है? नहीं, वो भक्तों की संपत्ति होनी चाहिए। तो संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का भी अधिकार लोगों के पास है। सवाल यह है कि क्या देश के बाकी राज्य मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने का फैसला लेंगे? विपक्ष ने तो इस फैसले पर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी को देवस्थानम बोर्ड को भंग करने पर घेरा है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने चुनाव में हार के डर से ही आखिरकार ये फैसला लिया, और वो भी मजबूरी में। जो आगे आने वाले चुनाव हैं उनमें आसन्न हार से भयभीत सरकार का फैसला है। यदि जिस दिन देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था, कांग्रेस ने विधानसभा में इसका विरोध किया, कहा ये हमारी परंपरा के विरुद्ध है, लेकिन सरकार अपने अहंकार में थी और उन्होंने 2 साल तक बिल्कुल अनसुनी की। और जब उनको लगा कि इससे जनमत बहुत खिलाफ हो रहा है और उनको हार स्पष्ट दिखाई दे रही है
देने लगी, तो उन्होंने ये सोच करके कि शायद इससे कुछ उनको राहत मिल जाए, ये देवस्थानम बोर्ड भंग करने का फैसला लिया है। तो क्या ये फैसला चुनाव की वजह से लिया गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी को ये डर था? क्या उनकी जो सरकार है उत्तराखंड में, उनको डर था कि भक्तों का गुस्सा, भक्तों के आक्रोश का नतीजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? हमने ये सारे सवाल पूछे पुष्कर सिंह धामी से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। सुनिए उन्होंने क्या बोला। देवस्थान बोर्ड को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं पुष्कर सिंह धामी जी। आइए जानते हैं क्या है सर पूरा फैसला। नहीं, पिछले काफ़ी समय से सारे हक हकूकधारी, पंचायत के लोग, तीर्थ पुरोहित, हमारे सभी समितियों के लोग, हमारे जनप्रतिनिधि, सबकी अपनी अपनी बातें थी। सब लोगों का जो है मंतव्य था। सभी की बात सुनने के बाद आज हमने देवस्थानम जो अधिनियम है उसको वापस करने का निर्णय लिया है। सर, विपक्ष का सीधे सीधे आरोप है कि चुनाव सर पे है, भाजपा बैकफुट पे आ गई है, इस पे क्या कहेंगे? विपक्ष को तो स्वागत करना चाहिए, आगे आना चाहिए, अच्छा काम हुआ है। तो सर, आने वाले समय में आप कैसे देखते हैं, किस तरह से विकास करेंगे मंदिरों का? हमने कहा है कि हम सभी लोगों से बात करके अच्छी व्यवस्था बनाएंगे, जिससे कि हमारे मंदिरों का भी विकास हो, आने वाले तीर्थ यात्रियों को भी सुविधा मिले, हमारे 4 धामों में अच्छी अवस्थापनाएं, सुविधाएं हों, अच्छा काम हो, पर्यटन भी बढ़े, तीर्थाटन भी बढ़े, हमारा सारे क्षेत्रों में तरक्की हो, उसके लिए हम काम करेंगे। सर, विधानसभा सत्र, आगामी विधानसभा सत्र में क्या कोई बड़ा डिसीजन लेंगे इस पे आप? देखिए, अभी विधानसभा सत्र आएगा तो वहीं पर जो है तय करेंगे क्या लेना है। ठीक है, ये थे हमारे पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने बताया कि आने वाले समय में काफी कार्य किए जाएंगे। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स ऑफ भारत, देहरादून। तो इस मामले पर पहले अदालतों ने क्या कहा है, क्योंकि ये मामला लोगों के दिल के बहुत करीब है, ये धर्म का मामला है, आस्था का विषय है, इसीलिए कई लोग अदालत भी गए हैं इसके खिलाफ। और ये विषय सिर्फ उत्तराखंड में नहीं है, जम्मू कश्मीर में ये वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के बारे में उठाया गया है, आंध्र प्रदेश में उठाया गया है, तमिलनाडु में उठाया गया है। अब पुष्कर सिंह धामी ने संविधान के मुताबिक उत्तराखंड को तो धार्मिक अधिकार दे दिया है। करीब 3 वर्ष पहले पुरी के जगन्नाथ मंदिर मामले में भी ऐसी ही कुछ सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बोबडे ने क्या कहा था, वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, मैं नहीं समझ पाता कि सरकारी अफसरों को क्यों मंदिर का संचालन करना चाहिए। उन्होंने तमिलनाडु का उदाहरण भी दिया कि सरकारी नियंत्रण के दौरान अनमोल देव मूर्तियों की चोरी की अनेक घटनाएं होती रही हैं। कारण यही है कि भक्तों के पास देव मूर्तियों की रक्षा का अधिकार ही नहीं है। जिन्होंने वो अधिकार ले लिया वो उसी तरह बेपरवाह काम करते हैं जैसे कि सरकारी विभाग। यही नहीं, वो धार्मिक गतिविधियों, रीतियों में भी हस्तक्षेप करते हैं, कई बार अनजाने में तो कई बार जानबूझ करके भी। सरकारी अफसरों को तो मात्र नागरिक शासन चलाने की ट्रेनिंग मिली है। यानी कि जस्टिस बोबडे ने कहा कि आपको तो सरकार चलाने के लिए बोला गया है ना, आप मंदिर क्यों चला रहे? इसीलिए कोई अफसर अपने वैचारिक पूर्वाग्रह, अज्ञान या मतवादी कारणों से हिंदू रीतियों के प्रति उदासीनता या दूराग्रह भी दिखा सकता है। तो सरकारी नियंत्रण से मुक्त करके उत्तराखंड सरकार ने एक तरीके से मिसाल पेश की है। 4 धाम समेत उत्तराखंड के 51 ऐसे मंदिर थे जिन पर सरकार का अभी तक नियंत्रण था इस नए कानून के चलते। अब सरकार के फैसले के बाद ये सब मुक्त हो गए हैं। मंदिर पर सरकारी नियंत्रण का विरोध क्यों हुआ, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल मंदिर के पुजारियों को मूक दर्शक बना दिया जाता था, मंदिरों की देखरेख से वंचित किया जाता था, मंदिरों के पारंपरिक कार्य वो नहीं कर सकते थे। और सबसे जरूरी बात ये कि मंदिरों से 13 से लेकर 18% तक अनिवार्य सर्विस टैक्स की वसूली की जाती थी। ये टैक्स सिर्फ मंदिरों से ही लिया जाता है, यह किसी और मस्जिद या चर्च से नहीं वसूला जाता। मंदिरों से कई तरह की फीस भी वसूली जाती है। पुजारियों और अर्चकों से दक्षिणा का अधिकार छिन जाता था और मंदिर की जो आय है, जो कुल आय है, उसमें से 65 से 70% तक सरकार के पास जाता था। मंदिर की आय को सरकार अपने मन मुताबिक खर्च करती है। अब इसमें एक और चीज बताना जरूरी है कि जब भी सरकार से यह सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हाँ हम खर्च करते हैं, पर हम मंदिर के काम पे ही खर्च करते हैं, मंदिर के रख रखाव में, उसके सौंदर्यकरण पे हम इसको खर्च करते हैं। तो बीच में जो करप्शन होता है उसका जिम्मेदार कौन होगा?
भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में बहुत कम घटनाएं ऐसी होंगी जब कोई निर्वाचित सरकार ने, जिस सरकार ने एक्ट को विधानसभा से ध्वनिमत से पारित किया हो और वही सरकार 2 साल बाद जो है एक्ट को वापस लेती है, तो निश्चित रूप से आज चारों धामों के तीर्थपुरोहित, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री के तीर्थपुरोहितों, पुजारियों और इन मंदिरों से जुड़े हकूकदारियों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। तो बाकी राज्य क्या इस मिसाल को अपनाएंगे? क्या वहां पर भी अब जो मंदिरों के ऊपर कंट्रोल है उसको खत्म किया जाएगा? लगातार हम आपको बताते रहेंगे। बात अब बिहार की करते हैं, जहां शराबबंदी भी गजब तरीके की है। विधानसभा परिसर में खाली बोतल। नीतीश राज में ऐसा लग रहा है कि शराब की बहार आई हुई है। आपको बता दें कि आज बिहार में एक बार फिर शराबबंदी को लेकर एक और घटना घटी। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बार ये सब हुआ ठीक उस जगह पर जहां कुछ दिन पहले शराब के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें की गई थी। बिल्कुल सही, ये वो तस्वीरें हैं। 4 दिन पहले 26 नवंबर को मंत्रियों और अधिकारियों को शपथ दिलाई गई कि वो बिहार में शराब का सेवन नहीं करेंगे, और आज विधानसभा भवन के ही ठीक बाहर पार्किंग एरिया में शराब की खाली बोतलें मिली। और इसलिए हम एक बार फिर से और लगातार हम धाकड़ एक्सक्लूसिव में यही पूछते आ रहे हैं कि आप कानून बनाइए, बेशक बनाइए, यह सरकार का हक है, पर कानून का पालन भी करवाइए। अगर उस विधानसभा में जहां कानून बन रहे हैं उसी की पार्किंग में कानून का पालन नहीं होता तो इस कानून की आवश्यकता ही क्या है? यह सवाल जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया तो उनकी नाराजगी लाजमी है। और अभी हमने इनसे पूछा है तो इन्होंने कहा है कि इस कैंपस में कहीं शराब का बोतल मिला है। ऐसी बात आप बता रहे हैं, ये तो बहुत ही खराब बात है। ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? और मैं तो अध्यक्ष महोदय के सामने ही कहूंगा, आप इजाजत करिए ये पूरे के पूरे चीज को एग्जामिन करने के लिए। हम आज ही हम सबको कहते हैं, पूरे हम कह देंगे अभी अभी हम चीफ सेक्रेटरी से लेकर के और डीजीपी हम दोनों को कहेंगे कि आज ही पूरे के तौर पर इंक्वायरी करवाइए, और अगर आप इजाजत दे दीजिएगा तो यहां पर कैसे शराब का बोतल आया है। और ये मामूली बात नहीं है, अगर यहां पर कोई शराब का बोतल आया है तो कोई गड़बड़ कर रहा है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और अगर पता चल जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, हमको मालूम नहीं था। अब जाहिर सी बात है, अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतने गुस्से में थे तो सभी अधिकारी फौरन एक्शन में दिखाई दिए। खुद डीजीपी और मुख्य सचिव जांच पड़ताल में जुट गए। वो खुद उस जगह पर गए जहां शराब की बोतलें मिली और उनकी तलाश शुरू कर दी। यहां तक कि डीजीपी ने तो यह भी कह दिया कि बोतलें अपने आप यहां नहीं पहुंची, इनको यहां पे लाया गया है। अब इस पूरी जांच में फोरेंसिक लेबोरेटरी का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि एक तरीके से फोरेंसिक जांच की जाएगी, किसी लोगों के फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, क्योंकि एक बहुत गहन साजिश के तहत हो सकता है कि इन शराब की बोतलों को वहां पहुंचाया गया। जहां से जो बताया गया है वहां पर जो खाली बोतल हैं वो सीज हो गई हैं, उनका एफएसएल एग्जामिनेशन हो रहा है, और एक्साइज डिपार्टमेंट की एक और लैब है डबली श्योर होने के लिए, उस लैब का भी आदमी को बुला के उसको चेक करवाएंगे। इसके पीछे जो भी कोई बात होगी, क्या चीज़ है क्या नहीं है, उस पर अभी कुछ नहीं कह पाएंगे। अपनी पहले और जरा तसल्ली करके तब आपको पता है। जो मैंने पता किया है उसके बिल्कुल उस जगह पर सीसीटीवी नहीं है, और उसके आसपास कितना दूरी पर है वो हम लोग देख के तब कुछ कह पाएंगे। फोरेंसिक जांच हो रही है, सीसीटीवी खंगाला जा रहा है, तो क्या मिला इस पूरी जांच में साकेत? देखिए, आज जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर इस मुद्दे को पर कहा, उन्होंने कि डीजीपी और मुख्य सचिव दोनों को इस पूरे मामले की जांच उन्होंने दी, और उसके बाद तुरंत एक्शन में दिखे डीजीपी और मुख्य सचिव। और पहला मौका है, आप समझिए कि जहां पर बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती है वहां तक डीजीपी नहीं पहुंचते हैं, पुलिस के दूसरे पदाधिकारी जाकर जांच करते हैं, लेकिन शराब के इस मामले में डीजीपी उस कचड़े के ढेर तक गए जहां पर ये शराब की खाली बोतलें गिरी हुई थी। वहां पर मुख्य सचिव और डीजीपी लगभग 15 से 20 मिनट तक रुके
के हर एंगल से उन्होंने वहां पर देखा कि सीसीटीवी वहां पर लगा हुआ है या नहीं हुआ है, तमाम चीजें वहां पर देखी गई और उसके बाद वो कहते हैं कि एफएसएल जांच होगी, जो खाली बोतलें मिली है उस पर फिंगरप्रिंट और इस तरह के तमाम जांच किए जाएंगे कि आखिर कब की बोतल है, कौन इसका इस्तेमाल किसने किया। तो आप समझिए कितनी गंभीरता है। और क्योंकि सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि एक तरफ शराबबंदी की बात बिहार में कही जाती है और दूसरी तरफ मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं विधानसभा का भवन, इसी विधानसभा के अंदर इस बिल को पारित किया गया, इस एक्ट को पारित किया गया और उसके बाद उसी भवन के पार्किंग में जब यहां पर शीतकालीन सत्र चल रहा है सदन के अंदर, जब मुख्यमंत्री सहित तमाम उनका कैबिनेट यहां पर बैठा हुआ है, वहीं पर जो पार्किंग है विधानसभा की लगभग 50 मीटर भी नहीं होगा मुश्किल से मुख्य भवन से ये पार्किंग, और वहां पर इस तरह से खाली बोतलें मिलती है। तो ये अपने आप में शराब को लेकर जो फिंगरप्रिंट भी देखे, पर यह भी बता दे कि कैसे विधानसभा का क्षेत्र जो कि बहुत हाई सिक्योरिटी होता है, वहां की पार्किंग में बैठ करके कौन शराब पी रहा था और वहां तक पहुंची कैसे। उम्मीद है इस बात की भी जांच होगी, थोड़ी बात गार्ड से भी कर ले वहां के। साकेत, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज के लिए बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।